नमस्कार। जय हिंद। आप सभी का फिर एक बार बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस सीरीज में, जिसमें मैं सिखाता हूं आपको मैथमेटिक्स डिप्लोमा डिग्री स्टूडेंट्स के लिए। तो दोस्तों, हम सीख रहे थे डिटर्मिनेंट्स और उसकी प्रॉपर्टीज, जिसमें हम एक लेक्चर जो है वो देख चुके हैं और उस लेक्चर में हमने बेसिक जो है वो सीखा था। आइए आज के इस लेक्चर के अंदर हम सीखेंगे कि किस तरह से डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी जो है वो वर्क करती है, क्या क्या होता है डिटर्मिनेंट की इस प्रॉपर्टी में। कुल मिला के 6 प्रॉपर्टी है, एक के बाद एक सारी प्रॉपर्टीज एग्जाम्पल के साथ हम सीखते जाएंगे। चलिए बढ़ते हैं आज के इस लेक्चर में। आज हम जो है वो प्रॉपर्टीज सीखने वाले हैं, राइट। तो प्रॉपर्टीज जो है वो कुल मिला के 6 प्रॉपर्टी है। उसमें मैं पहली प्रॉपर्टी पे आ जाता हूँ, ठीक है। तो प्रॉपर्टी नंबर वन। अब प्रॉपर्टी का मतलब क्या है बेसिकली, कि क्या करने पर क्या होगा। डिटर्मिनेंट में जब भी आप कुछ भी नई चीज करने जाओगे तब उसमें क्या हरकत होगी, यही चीज हमको देखनी है। कैसे वो रिएक्ट करेगा वही आपको देखना है, राइट। सबसे पहले बात करते हैं कि डिटर्मिनेंट अगर आपके पास है इस तरह से डेल्टा, जैसा कि मैंने आपको बताया था, डिटर्मिनेंट को आप डेल्टा के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। इस तरह से है A1 A2 A3, यहाँ पे है B1 B2 B3, यहाँ पे है C1 C2 C3। अगर इस डिटर्मिनेंट को आप कुछ ऐसा करते हैं कि अगर इस डिटर्मिनेंट के अंदर मैं रो और कॉलम को इंटरचेंज कर दूं, जैसे कि ये पहली रो है ना, ठीक है, ये रो 1 है और ये कॉलम 1 है, ठीक है। अगर इन दोनों को इंटरचेंज कर दूं, मतलब ये कर दूं कि रो को कॉलम बना दूं और कॉलम को रो बना दूं, ठीक है, B1 C1। उसी तरह से दूसरे में भी करना है, ठीक है, कि A2 B2 C2 और A3 B3 C3। तो आप देख रहे हैं रो जो है वो कॉलम बन गई है, कॉलम जो है वो रो बन गई है। अगर आप ऐसा करते हो फिर भी ये प्रॉपर्टी आपको कहती है कि ऐसा करने पर भी डिटर्मिनेंट्स की जो वैल्यू है वो सेम ही आएगी, विल रिमेन सेम, ठीक है। तो द प्रॉपर्टी सेज दैट इंटरचेंजिंग rows and columns, interchanging rows and columns, उससे क्या होगा, डिटर्मिनेंट की जो वैल्यू है वो सेम ही रहेगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आइए समझते हैं एक उदाहरण से कि भाई ये होता है या नहीं होता, या फिर हवा में मैं आपको सिर्फ गप्पे लगा रहा हूँ, ठीक है। चलिए देख लेते हैं। एक एग्जांपल है मेरे पास यहाँ पे, और यही एग्जांपल जो है वो हम आगे भी बहुत सारी जगह पे इस्तेमाल करते जाएंगे। a इज इक्वल्स टू 2 -3 5, ठीक है। मोड a इज इक्वल्स टू 2 -3 5 6 0 4 और यहाँ पे है 1 5 -7। अब यहाँ पे आपका रिवीजन भी हो जाएगा पिछले लेक्चर का, ठीक है, और नई प्रॉपर्टी भी आप सीख लोगे। तो क्या करना था हमको, जब इसकी वैल्यू फाइंड करते हैं तब हमने बात की थी कि एक एलिमेंट से शुरू करो। मैं शुरू कर रहा हूँ इस कॉर्नर से और मैं जाऊँगा इस रो पे, ठीक है। ये जो रो है उस रो के ऊपर जो भी एलिमेंट है उसके ऊपर में जाऊँगा। तो आपको पता होगा कि हमने किस तरह से लिया था कि पहला एलिमेंट पॉजिटिव, दूसरा नेगेटिव, इसके बाद पॉजिटिव। इस तरह से ये होता है, ठीक है। तो हमने देखा था कि पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, इस तरह से ये जो है वो काम करेगा, राइट। उसके बाद अगर आपको नीचे वाली रो नहीं है तो नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव और पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, इस तरह से एलिमेंट को आपको साइन देनी है। तो पहला अगर मैं एलिमेंट ले रहा हूँ तो पहला एलिमेंट 2 पॉजिटिव आएगा, ठीक है। उसकी रो को और उसके कॉलम को भूल जाओ, उसके बगैर जो बच गए हैं ये 0 4 5 -7 उसको डिटर्मिनेंट में लिख दो, राइट। ये स्टेप करना ही करना है। अगर आपको प्रैक्टिस हो गई है तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर आपको प्रैक्टिस नहीं हुई तो ये स्टेप जरूर करें। उसके बाद नेगेटिव साइन लगानी है आपको, क्योंकि ये एलिमेंट नेगेटिव आएगा। ऑलरेडी नेगेटिव साइन थी ही तो उसको रखनी है, ठीक है। ऐसा नहीं कि एक बार नेगेटिव लगा दी तो मैंने हटा दिया, ठीक है। अब जब तुम -3 को कंसिडर कर रहे हो तो ये रो और ये कॉलम भूल जाओ, बचा गया तुम्हारे पास 6 4 1 -7 बचा है,
ठीक है, तो इस तरह से ये काम करेगा। और ये आपने लिख दिया। उसके बाद आपके पास है 5 जो कि पॉजिटिव आएगा। ठीक है, आपने देखा वैसे यहाँ पे पॉजिटिव साइन है। और उसके बाद 6015। ठीक है, बाकी जो रो और कॉलम उसके अलावा की जो बच गई है वो एलिमेंट लिख देने हैं। और इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे जो भी सॉरी 60 जी बिल्कुल सही है, ओके 6015। ओके सो 2 यहाँ पे आपको लिख देना है इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन। ये डिटरमिनेंट को सोल्व करेंगे तो 0 इंटू -7 माइनस 5 इंटू 4 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यहाँ पे 3 और 6 इंटू -7 माइनस 1 इंटू 4 ओके और प्लस 5 यहाँ पे हो जाएगा 6 और 5 का मल्टीप्लिकेशन 6 इंटू 5 माइनस 1 इंटू 0। इसका जब आप आंसर लोगे तो ये होगा इस तरह से 2 7 और 0 का मल्टीप्लिकेशन 0 होता है -20 प्लस 3 इंटू ये होगा -42 -4 ओके और प्लस 5 इंटू यहाँ पे है 30 -0। ठीक है, जब आप फाइनल आंसर लोगे, इन सब का मल्टीप्लिकेशन करोगे, इन सब का एडिशन करोगे, मैं सीधे सीधे कर दे रहा हूँ। ठीक है, आंसर आएगा -28। ठीक है, मैं आपको सीधे सीधे आंसर दे रहा हूँ। ठीक है, तुम चाहे तो सबका मल्टीप्लिकेशन कर सकते हो। राइट, ये आंसर आएगा -28। अभी जो -28 आंसर आया है उसको आपको अब ये चेक करना है कि अगर मैं रो और कॉलम को इंटरचेंज करता हूँ तो क्या होता है। ठीक है, चलिए कर लेते हैं, चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास जो डिटर्मिनेंट था वो ऐसा था। ठीक है, इट इज 2 -3 5 यहाँ पे 6 0 4 और यहाँ पे है 1 5 -7। अब आप रो और कॉलम का इंटरचेंज करोगे तो मैं लिख रहा हूँ डेल्टा। ठीक है, डेल्टा लिख लेता हूँ इसको और इसमें रो और कॉलम को मैं इंटरचेंज कर रहा हूँ। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे आएगा 2 -3 5 हो जाएगा, पहली रो पहली कॉलम बन जाएगी, दूसरी रो दूसरी कॉलम बन जाएगी, तीसरी रो तीसरी कॉलम बन जाएगी। अब देखते हैं कि आंसर क्या आता है। ठीक है, तो अब देखो 2, ठीक है, पहला 2 को ले लिया मैंने और बाकी जो था वो डिटर्मिनेंट लिखना है मुझे। ठीक है, चलो उसके बाद -6 को ले लिया मैंने, बाद में बाकी का जो डिटर्मिनेंट है उसको लिखना है -3 5 5 -7। अब मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। 1 -3 0 5 4 जो भी एलिमेंट आप कंसिडर करो, जैसे कि मैंने 1 किया तो ये वाली रो और ये वाली कॉलम आप भूल जाओ और आपको मिल जाएगा बाकी का एलिमेंट। ठीक है, तो ये आपको भूल जाना है, बाकी ये जो बच गया है इतना 3 -3 0 5 4 वो आपको ले लेना है। ठीक है, ये चीज़ समझनी है। ओके चलिए, तो अब आपको क्या करना है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं कि इसमें आंसर जो है वो क्या आता है। तो पहले जो है वो 2 जो है वो 7 0 जो है वो 7 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो वो 0 आएगा, 4 जो है 5 के साथ मल्टीप्लाई होगा -2 आएगा। ठीक है, तो ये हो गया -6। ठीक है, और यहाँ पे आप देख रहे हो कि माइनस माइनस प्लस जो कि हो जाएगा -7 और -3 का मल्टीप्लिकेशन -21। और आपको पता होगा कि 5 और 5 का मल्टीप्लिकेशन होता है -25। ठीक है, यहाँ पे आप देख पा रहे होगे कि ये जो है वो है +1, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन करोगे तो -3 और 4 जो है वो उसका मल्टीप्लिकेशन होगा -12 और 5 और 0 का मल्टीप्लिकेशन 0 हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से आप डायरेक्टली भी जा सकते हो। तो यहाँ पे आप जो डिटर्मिनेंट है उसकी वैल्यू फाइंड करोगे। ये 20 जो है वो यहाँ से 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो आंसर आएगा -40। यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि -6 है, उसके साथ मल्टीप्लिकेशन में होगा 21 में से अगर 25 चले जाते हैं तो -4 बचता है और यहाँ पे -12। ठीक है, तो ये डेल्टा इज इक्वल टू -40 माइनस माइनस प्लस 24 सॉरी नॉट 24। ठीक है, और यहाँ पे -12। ओके, अब आप देख पा रहे होगे कि जब भी आप एडिशन सब्सट्रैक्शन करते हो तो आपको मिलता क्या है। ओके, यहाँ पे आप देखने को आपको पता चलेगा कि ये है -40। ओके, -40 और यहाँ पे ये जो है उन दोनों में से बचेगी 12 और 12 को यहाँ पे आप सब्सट्रैक्ट करोगे, 40 में से अगर 12 चले जाएंगे आपको बचेगा क्या, -28। ठीक है, -28। तो आप देख पा रहे होगे कि पहला वाला आंसर वो भी था -28, दूसरा वाला आंसर वो भी आया -28। दैट मीन्स
कि मोड ए का जो आंसर है वही डेल्टा जितना हुआ, ठीक है, यहाँ पे डेल्टा का आंसर मोड ए जितना हुआ। इसका मतलब ये कि हमारी पहली प्रॉपर्टी जो हमको कहती है कि रो और कॉलम को इंटरचेंज करने पर जो आंसर है वो सेम रहता है, तो वो फुलफिल होती है। ठीक है, तो आप बिंदास रो और कॉलम को इंटरचेंज कर सकते हो। ठीक है, इसका इस्तेमाल बहुत सारे आने वाले क्वेश्चंस में हम करते रहेंगे, राइट। चलिए बात करते हैं अब प्रॉपर्टी नंबर 2 की। दूसरी प्रॉपर्टी हमको क्या कहती है? पहली प्रॉपर्टी में हमने क्या किया था दोस्तों? पहली प्रॉपर्टी में हमने हर एक रो को इंटरचेंज किया था। ठीक है, यहां पे एक काम करते हैं। मान लो कि मेरे पास एक डिटर्मिनेंट है इस तरह से a1 a2 a3 b1 b2 b3 और c1 c2 c3। अब मैं क्या करता हूं कि यहाँ पे मैं एक नई चीज करता हूं कि सिर्फ एक रो को दूसरी रो से इंटरचेंज करता हूं। इसका मतलब यह है कि a1 a2 a3 की जगह पे मैं ले आता हूं तीसरी रो c1 c2 c3, बाकी b1 b2 b3 को वहीं पे रखो, और ये जो पहली रो थी वो बन गई तीसरी रो c2 c3। ठीक है, a1 a2 a3। तो आप देख पा रहे होगे कि यहाँ पे मैंने किया क्या है, यहाँ पे मैंने किया है कि R1 जो रो थी उसको R3 से बदल दिया है। तो अदला बदली को इस तरह से लिखते हैं, R1 को R2 से बदल दो, स्विच ओवर कर दो, राइट। तो जब ऐसा करते हो तो प्रॉपर्टी हमको ये कहती है कि ऐसा करने पर, प्रॉपर्टी ऐसा कहती है कि ऐसा करने पर जो आपको वैल्यू मिलेगी डेल्टा 1 और डेल्टा 2 वो सेम नहीं मिलेगी, बल्कि दोनों एक दूसरे की ऑपोजिट मिलेगी। यानी कि एक पॉजिटिव होगा तो एक नेगेटिव होगा, एक नेगेटिव होगा तो दूसरा पॉजिटिव होगा। तो कहने का मतलब ये है कि अगर हमारे पास ये जो क्वेश्चन था उसमें अगर मैं कोई एक रो को दूसरी रो से बदल देता हूं तो आंसर -28 की जगह पे +28 हो जाना चाहिए। ओके, देखते हैं होता है कि नहीं होता है, राइट। उसी क्वेश्चन को लेते हैं फिर एक बार, और मैं क्या कर रहा हूं कि यहाँ पे डेल्टा इज इक्वल्स टू, पहले वाला जो क्वेश्चन था उसमें जो ऊपर रो थी उसको मैं नीचे लिख देता हूँ, ठीक है, और नीचे वाली रो को ऊपर। तो ये नीचे वाली रो आ गई ऊपर और ऊपर वाली रो जो है वो नीचे आ जाएगी, बीच वाली रो को वैसे ही रखता हूँ, ठीक है। और ये कोई भी रो में कोई भी कॉलम में काम करेगा। ओके, एक चीज मैं आपको बता दूं, इट वर्क्स ऑन एनी रो इन एनी कॉलम। ओके, so it is the interchanging any two rows और कॉलम्स, ठीक है, तब ये रूल काम करेगा। ओके, चलिए, तो ये इंटरचेंज हो चुका है। अब इसका जो है वो हम डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं। तो डिटर्मिनेंट के लिए पहले मैंने 5 लिख दिया। ओके, 5 जो है वो मेरा पहला जो है वो कंपोनेंट है, ठीक है, उसको मैं ध्यान में ले रहा हूँ। और उसके अलावा जो बच गए, मतलब कि ये 0 5 6 1 उस रो और उस कॉलम के अलावा उसको मैंने लिख दिए। उसके बाद -4, ठीक है, यहाँ पे भी सेम तरीके से -3 5 2 1, ठीक है। और उसके बाद सॉरी यहाँ पे प्लस आएगा, ठीक है, प्लस साइन, और -7 है तो -7 को विथ साइन ही लेना है हमको, -3 0 2 6, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि अब आपको ये समझ में आ रहा होगा। यहाँ पे 5 क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, चलो 0 और 1 का क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, -6 और 5 का क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, -4, यहाँ पे भी -3 और 1 का क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, -2 और 5 का क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। यहाँ पे प्लस माइनस -7 और यहाँ पे -3 और 6 का क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, -2 और 0 का क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। तो 5 0 और 1 का मल्टीप्लीकेशन होता है 0, ठीक है, 0 -30 -4 ये -3, ओके, -10 -7, यहाँ पे हो गया -18 -0। ओके, चलो इन सभी को लिख लेते हैं। तो ये हो गया, आप देख पा रहे हो कि 5 और 30 का मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा -150, ठीक है, -4 और यहाँ पे आएगा -13, -7 और ये -18 है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 18, इनको आप जो है वो मिला दोगे इस तरह से, ठीक है दोस्तों। चलिए, अब ये करने के बाद आपको करना क्या है, यहाँ पे ये जो सारी वैल्यूज आई है उनको सिर्फ और सिर्फ मल्टीप्लाई कर देना है, माइनस माइनस प्लस, और ये 13 और 4 को मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आएगा 52, ठीक है।
और यहाँ पे 18 और 7 को मल्टीप्लाई करना है। कैसे करना है आपको पता ही होगा, ठीक है। 18 इंटू 7 करोगे, ओके, तो 7 और 8 का मल्टीप्लीकेशन होता है 56, यहाँ पे 5 और यहाँ पे 126 आंसर आएगा, ठीक है। तब आपके पास ये जो आंसर मिला है उसको आपको क्या करना है, एक में से दूसरे को सब्सट्रैक्ट ही करना है, ठीक है। देखते हैं आपको आंसर क्या आता है, ठीक है। पहले आंसर आया था, पहले वाले में आंसर था -28, यहाँ पे आंसर आना चाहिए +28, ओके। तो चलो आप देख पा रहे होगे कि भाई यहाँ पे है -150, ठीक है, +152 और +52 और +126, ओके। इन दोनों को ऐड करोगे तो क्या होगा, इन दोनों को ऐड करोगे तो ये हो जाएगा 871, ठीक है। उसमें से 150 हटा दो, बन गया ना 28, ठीक है। तो ये है आंसर 28, राइट। तुम देख रहे हो कि पहले आंसर क्या था, -28 था, पहले आंसर था -28, राइट। अब आंसर क्या है तुम्हारे पास, +28, अब आंसर है +28। किया क्या तुमने, सिर्फ ये दो रो थी उसको इंटरचेंज किया था, उसको इंटरचेंज किया था। अगर तुम कॉलम को भी इंटरचेंज करते हो, ठीक है, अगर तुम कॉलम को भी इंटरचेंज करते हो तो भी आंसर यही आने वाला है, राइट। तो यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, इस चीज को दिमाग में बैठा लो। रो और कॉलम को इंटरचेंज करने पर क्या होगा, आपकी जो आंसर की जो डिटरमिनेंट की जो वैल्यू है वो नेगेटिव हो जाएगी, ठीक है। अगर पहले नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगी, पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो जाएगी, ठीक है। इसका इस्तेमाल हर एक जगह पे हम करेंगे। तो इसको टेक्निकल भाषा में ऐसे भी लिखा जाता है, ये इंटरचेंजिंग रो एंड कॉलम जो है ना, ओके, उसको इस तरह से भी लिखते हैं कि RI RJ, ठीक है, और CI CJ, ठीक है। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से भी लिखा जा सकता है, राइट। चलो, तो इसका मतलब ये हुआ कि मान लो अगर MCQ में आपको दे रखा है, अगर आपके पास MCQ है, क्वेश्चन में आपको दे दो इस तरह से कि if mod A is equals to -5, then interchanging all rows and columns of mod A will result in मतलब कि मोड ए का आंसर -5 है और इंटरचेंज करने पर दोनों को क्या आंसर आएगा, यहाँ पे ऑप्शन है -5, ऑप्शन बी है +5, ऑप्शन सी है 10, ठीक है, ऑप्शन डी है 15। क्या सिलेक्ट करोगे, ए। हर एक रो और कॉलम को इंटरचेंज करने पर आपको -5 में सेम आंसर मिलेगा, हर एक रो और कॉलम को इंटरचेंज करने पर। इस तरह से प्रॉपर्टी नंबर 1%, ठीक है। और अगर आपको ये कहते हैं कि भाई एक ही रो और कॉलम को इंटरचेंज किया है तो ये वाला आंसर जो है वो आपके दिमाग में आ जाएगा और यही आंसर आपको देना है, ठीक है। तो प्रॉपर्टी 1 प्रॉपर्टी 2 इस तरह से। प्रॉपर्टी अगर कौन सी है वो याद नहीं रहेगा कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपको ये याद रहना चाहिए कि प्रॉपर्टी कहना क्या चाहिए, ठीक है दोस्तों। चलिए आते हैं प्रॉपर्टी नंबर 3 पे। प्रॉपर्टी नंबर 3 पे, तो प्रॉपर्टी नंबर 3 जो है वो काफी विशेष वाली प्रॉपर्टी, ठीक है। विशेष वाली इसलिए है क्योंकि इसमें केस ही बहुत ही विशेष है। तुम देख पा रहे होगी कि अगर मैं इस तरह से करता हूँ A1 A2 A3, दूसरी कॉलम B1 B2 B3, तीसरी कॉलम मेरी फिर से अगर मान लो A1 A2 A3 आ रही, सॉरी मैं कॉलम बोल रहा हूँ ना, रो, ठीक है, रो 1 रो 2 रो 3, ओके। चलो, तो पहली रो A1 A2 A3, दूसरी रो ये, तीसरी रो ये। तुम देख रहे होगी कि यहाँ पे ये जो दो रो है ना वो सेम है, ठीक है, सेम रोज। अगर दो रोज जो है वो सेम होती है तो डिटर्मिनेंट का आंसर 0 होता है। आंख मूंद करके तुम आंसर 0 दे सकते हो, राइट। ओके, सो इफ 2 रोज और कॉलम्स आर सेम, ठीक है, एग्जैक्टली सेम, ठीक है। अगर 2 रो और कॉलम जो है वो एग्जैक्टली सेम है, उस केस में डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 होगी, ठीक है। मुझे पता है तुम लोगों को प्रूफ तो चाहिए ही होगा, दे देता हूं।
ठीक है, तो यहाँ पे है आपका प्रूफ कि अगर आपके पास है डिटर्मिनेंट इस तरह से 1 2 3, फिर से एक बार 1 2 3 और 5 3 4, कुछ भी ले लिया, ठीक है मैंने। चलो अब मैंने ले लिया यहाँ पे पहले 1 को, पहला कोएफिशिएंट, पहला जो है वो मेंबर, ठीक है, उसमें इस तरह से 2 3 3 4 आएगा, ओके, माइनस 2, ठीक है, ये दूसरा मेंबर मैंने लिया है, ठीक है, उसमें भी आपको क्या मिलेगा यहाँ पे, आप देख पा रहे होगे, 2 में जब लेता हूँ तब 1 2 5 3 और सॉरी 1 3 1 3 5 4, ओके, 3 को जब मैं लेता हूँ तब 1 2 5, राइट। चलिए तो एक यहाँ पे आप जो है मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 और 4 का मल्टीप्लीकेशन 8 होता है, माइनस 3 और 3 का मल्टीप्लीकेशन 9 होता है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, माइनस 2, यहाँ पे 1 और 4 का मल्टीप्लीकेशन 4 होता है, यहाँ पे 4 और 3 का मल्टीप्लीकेशन 5 और 3 का मल्टीप्लीकेशन 15 होता है, ठीक है। 1 इंटू 3 इज 3, 5 इंटू 2 इज 10। चलो तो ये हो गया 1 माइनस 1 माइनस 2, यहाँ पे है 4 में से 15 जाएंगे, कितने बचेगा 11 ना, ठीक है, 3 माइनस 7, चलो -1 माइनस माइनस प्लस 22 और यहाँ पे है प्लस माइनस माइनस 21। अब तुम देख रहे हो कि भाई 21 और 1 ये दोनों नेगेटिव है, दोनों का एडिशन होगा तो होगा ये प्लस 22 माइनस 22, जवाब आएगा 0, राइट। तो तुमने देख लिया कि यहाँ पे 2 रो जो है वो सेम थी तो जवाब आ गया 0। अगर 2 कॉलम भी सेम है तो भी जवाब आएगा 0, ठीक है। तो आंख मूंद करके अगर 2 कॉलम और 2 रो सेम है तो जवाब तुम 0 लिख सकते हो। मुझे उम्मीद है कि ये चीज़ आपको अच्छे से समझ में आई होगी, ठीक है। अब चलो रो और कॉलम के साथ बहुत खेल लिया, ओके, देख लिया हमने कि भाई क्या होता है। हाँ, कोई पूछेगा मुझे कि भाई सर तीनों की तीनों रो या तीनों की तीनों कॉलम सेम है तो क्या करेंगे, तो भी 0 ही आएगा, ठीक है। 2 रो सेम है ना, मुझको 2 ही चाहिए, तीसरी जो भी हो आई डोंट केयर, ठीक है। हाँ, एक और सवाल आता है, अगर एक रो में या फिर एक कॉलम में 3 0 है, ठीक है, एक रो में सभी एलिमेंट 0 है या फिर एक कॉलम में सभी एलिमेंट 0 है, तो आंसर क्या होगा, क्या होगा, 0 होगा, ठीक है, आंसर विल बी 0, राइट। ये चीज भी दिमाग में बैठा रहो, ओके। चलिए आते हैं प्रॉपर्टी नंबर 4। प्रॉपर्टी नंबर 4, अभी तक रो और कॉलम के साथ बहुत खेला, अब प्रॉपर्टी नंबर 4 जो है उसमें हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ठीक है, किसके साथ, रो और कॉलम के साथ, ठीक है। चलो तो मल्टीप्लाइंग एनी कांस्टेंट विद रो और कॉलम, ठीक है। चलिए देख लेते हैं क्या असर करता है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे है मेरे पास डेल्टा यानी कि एक डिटर्मिनेंट A1 A2 A3, दूसरा है B1 B2 B3, तीसरी कॉलम तीसरी रो C1 C2 C3, पता नहीं ये रो की जगह पे मैं कॉलम क्यों बोल रहा हूँ बार बार, चलो जो भी है, ओके। अगर आप पहली रो को मल्टीप्लाई करें के से, या फिर उसको रहने दो, मैं उल्टा चीज समझाता हूँ, ठीक है। लेट्स मल्टीप्लाई डिटर्मिनेंट बाई के, ओके। यहाँ पे के जो है वो कांस्टेंट है, तो ऑब्वियसली आपको जो डिटर्मिनेंट मिलेगा वो नया वाला मिलेगा, ठीक है, यू विल गेट अ न्यू डिटर्मिनेंट के, ठीक है। तो ये जो न्यू डिटर्मिनेंट जो आपको मिलेगा वो इस तरह से आएगा कि के टाइम्स A1 A2 A3 B1 B2 B3 और C1 C2 C3, ओके। तो प्रॉपर्टी ये कहती है दोस्तों कि अगर इस तरह से आप कोई के कोई कांस्टेंट है, कोई नंबर है, 1 हो 2 हो 3 हो 100 हो 1000 हो कोई भी हो, ठीक है, ये एक नंबर है, ठीक है। अगर इस तरह से आप नंबर को मल्टीप्लाई करते हो किसी भी डिटर्मिनेंट के साथ तो होता क्या है पता है, होता सिर्फ इतना है कि ये जो के है ना वो जाके किसी एक रो या किसी एक कॉलम को मल्टीप्लाई करेगा, ठीक है, वो जाके किसी एक ही रो या किसी एक ही कॉलम को मल्टीप्लाई करेगा, ठीक है। तो मैं ऐसा लिख सकता हूं इसको A1 A1 A2 A2 A3 A3, ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कर दिया
तो बाद में B1 B2 B3 और C1 C2 C3 लिख सकता हूँ। ठीक है, इस तरह से इसको आप लिख सकते हैं। अब ये मैं इस तरह ही समझा रहा हूँ क्योंकि अगर आपको ये वाला फॉर्म दे रखा है, नीचे वाला मतलब कि राइट हैंड साइड वाला फॉर्म जो दे रखा है, तो उसमें से आप अगर के को कॉमन निकालते हो रो में से या कॉलम में से, तो आप निकाल सकते हो। ठीक है, और इस तरह से लिख सकते हो जो कि लेफ्ट हैंड साइड में दिया है। राइट, मैं आपको दिखा कर प्रैक्टिकली दिखाता हूँ। ठीक है, ये कैसे वर्क करता है, क्योंकि उससे आपको ये ज़्यादा अच्छी तरह से समझ में आएगा। ठीक है, जैसे कि अगर यहाँ पे है 2 4 8, ठीक है, यहाँ पे है 1 2 3, ये है 3 5 7। ओके, अब अगर आपको एक काम करना है कि भाई यहाँ से, ठीक है, यहाँ से मैं कॉमन निकाल लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं 6 लिख देता हूँ, चलो हमें और भी ज़्यादा सरलता रहेगी समझने में। ठीक है, ओके, यह है 2 4 से यहाँ पे 1 2 3, यहाँ पे 3 5 7। ओके, अब मुझे करना क्या है, अगर तुम इसको ध्यान से देखोगे, पहली वाली रो को जरा एकदम ध्यान से देखो। पहले है 2, दूसरा एलिमेंट है 4, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 2 गुना 2। तीसरा एलिमेंट है 6, उसको मैं लिख सकता हूँ 2 गुना 3। ओके, है कोई जो मुझे कहता है कि नहीं लिख सकता? ठीक है कोई माइक वाला? नहीं होना चाहिए, ना ही हो तो बेहतर है। ठीक है, चलिए, तो ये है, इस तरह से हमने इसको लिख दिया है। अब तुम देख पा रहे होगे कि 2, यहाँ पे भी 2 और यहाँ पे भी 2, ये एक ऐसा कांस्टेंट है जो पूरी रो में कॉमन है, पूरी रो को मल्टीप्लाई किया हुआ है उसने। ठीक है, तुम कहोगे कि यहाँ कहाँ मल्टीप्लाई किया है, तो यहाँ कुछ भी नहीं है, तो 1 से मल्टीप्लाई किया है ना। राइट, ओके, तो तुम ये कर सकते हो कि इसमें से 2 को कॉमन निकाल लो पहली रो में से, तो अंदर क्या बचेगा? 1 बचेगा, 2 बचेगा, 3 बचेगा। ठीक है, 1 2 3 बच गया, बाकी का सब कुछ वैसा ही वैसा है, बाकी का कोई मैंने छेड़ा नहीं। देख रहे हो तुम, जहां से कॉमन निकला वहां से निकाला, बाकी कुछ भी छेड़ा नहीं है। राइट, ये करने के बाद आपको आसानी क्या होगी पता है? पहले तुमको क्या करना पड़ेगा, अगर ये तुमने नहीं किया होता तो यहाँ पे तुम पहले 2 लिखते, उसके बाद इसका डिटर्मिनेंट करते। ठीक है, बाद में फिर से माइनस करके 4 लिखते, बाद में इसका डिटर्मिनेंट करते। ठीक है, और बाद में यहाँ पे 6 लिखते, बाद में इसका डिटर्मिनेंट करते, और बाद में तुम जवाब लाते। ठीक है, और जवाब आता 0। ठीक है, जवाब आता 0। ओके, ये सारी चीजें करने की अब यहाँ पे जरूरत नहीं पड़ेगी अगर तुमको ये प्रॉपर्टी आती है तो। ओके, तो इस प्रॉपर्टी से क्या फायदा होता है, जरा ध्यान से देखोगे। हमको पता है कि भाई अगर 2 रो सेम है तो आंसर क्या आएगा डिटर्मिनेंट का? 0 आएगा। 2 × 0 इज नथिंग बट 0। ठीक है, 2 × 0 इज नथिंग बट 0, तो ये होगा हमारा आंसर। राइट, तो इस तरह से हम 2 प्रॉपर्टी को इकट्ठा करके भी काम कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने प्रॉपर्टी 4 के हिसाब से ये जो 2 है उसको कॉमन निकाला पहले, और ये जो है वो प्रॉपर्टी 3 के हिसाब से है, प्रॉपर्टी 3 और यहाँ पे प्रॉपर्टी 4। ठीक है दोस्तों, अलग अलग प्रॉपर्टीज को मिक्स किया जा सकता है। ठीक है, क्योंकि हर एक चीज वैलिड है, हर एक रूल जो है वो वैलिड है। राइट, ओके, तो अगर आपको ये चीज समझ में आई हो कि मल्टीप्लाइंग एनी कांस्टेंट टू द रो और कॉलम, उससे क्या होगा कि पूरे के पूरे डिटर्मिनेंट की वैल्यू जो है वो के से मल्टीप्लाई हो जाएगी। ओके, ये चीज पहले समझनी है आपको। और दूसरी बात कि आप जो है वो के उसमें से कॉमन निकाल सकते हो। यहाँ पे मैंने लिखने में गलती की है, जरा समझ लेना। ठीक है, के सर एक में के ही आएगा। ठीक है, इतनी बड़ी गलतियाँ कैसे कर रहा हूँ मैं, पता नहीं। ठीक है, तो आ जाता हूँ अब मैं प्रॉपर्टी नंबर 5 पे। ठीक है, अब तक तुमने मल्टीप्लाई किया था, अब तुमको ऐड करना है। ठीक है, कैसे ऐड करना है देखते हैं। जैसे कि ये डिटर्मिनेंट है, यहाँ पे मान लो कि A1 दे रखा है, A2 भी दे रखा है, A3 भी दे रखा है। ठीक है, यहाँ पे है ये B1, ये B2, ये B3, ये C1, ये C2, ये C3। अब ये ऐसे ही दे रखा होता तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम करने के लिए ये चीज़ है, x यहाँ पे y ऐड कर दिया, यहाँ पे z ऐड कर दिया, तो ये जो सभी है वो एलिमेंट्स के अंदर ऐड हो गए। ठीक है, अगर इस तरह से आपको दे रखा है ना, तो आप एक प्रॉपर्टी, ये जो 5वीं प्रॉपर्टी है उसका इस्तेमाल कर सकते हो। 5वीं प्रॉपर्टी ये कहती है कि अगर इस तरह से आपको डिटर्मिनेंट्स दिए हैं तो आपको इस डिटर्मिनेंट को 2 अलग अलग डिटर्मिनेंट के फॉर्म में आप इस्तेमाल किया जा सकता है इसको। ठीक है, पहला डिटर्मिनेंट हो जाएगा A1 A2 A3 को
रो में रखे हुए, ठीक है। और दूसरा डिटर्मिनेंट जो है वो हो जाएगा एक्स वाई और जेड को एज ए रो रखे हुए, दोनों के बीच में एडिशन की साइन आएगी, ठीक है, दोनों के बीच में एडिशन की साइन आएगी, प्लस की साइन आएगी। बाकी का सब कुछ वैसा ही रहेगा, बाकी का सब कुछ वैसा ही रहेगा, कोई चेंज नहीं करना, ठीक है। तो ये है हमारा रूल, ये है हमारी प्रॉपर्टी। ओके, तो इस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल देख लेते हैं कि कहाँ पे आप इसको इस्तेमाल कर सकते हो। ओके, मैं आपको दिखाता हूँ जरा, देखिए एक एग्जांपल है हमारे पास कि अगर आपको दे रखा है इस तरह से कि ए बी और सी ये एक रो है, ठीक है, यहाँ पे दूसरी रो है a + 2x, दूसरी रो में दे गया है, दूसरी रो में, ठीक है, थोड़ा सा दूर दूर लेता हूँ ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो, b + 2y, और आखिरी रो में है c + 2z, ठीक है, और यहाँ पे है x y और z। चलिए इसका आपको आंसर चाहिए कि इसका आंसर क्या है ये बताओ, ठीक है, आपको एमसीक्यू में पूछ लिया, चलो ओके। आप क्या करोगे, प्रॉपर्टी नंबर 5 के हिसाब से आपने ये जो बीच वाली रो थी, जो बीच वाली रो थी, ये जो रो है उसको आपने इस तरह से स्प्लिट कर दिया, पहले आपने a लिखा, बाद में आपने b लिखा, बाद में आपने c लिखा, ओके, बाद में बीच में प्लस की साइन लगा के यहाँ पे x y और z लिखा, ठीक है। अब एज पर रूल आपको करना क्या है कि बाकी का सब कुछ वैसे का वैसा रहने देना है, तो बाकी का सब कुछ वैसा, तो ये ए बी सी वहीं पे, यहाँ पे भी ए बी सी वहीं पे था, ये भी एक्स वाई जेड और यहाँ पे भी एक्स वाई जेड। अब आप एक चीज देखोगे तो एक नोट करोगे कि नोट यहाँ पे ये है कि ये दोनों रो जो है वो सेम है, दूसरे में भी ये दोनों रो जो है वो सेम है। तो जब दो रो सेम होती है, ठीक है, यहाँ पे r1 = r2 है, यहाँ पे r2 = r3 है, जब ये होता है तब आप लिख सकते हो कि भाई पहले डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0, ओके, और उसी तरह से दूसरे डिटर्मिनेंट की वैल्यू भी 0 और आंसर आएगा 0, राइट। जब आपकी दो रोज या फिर दो कॉलम सेम है तो आपका आंसर 0 आता है, यहाँ पे वो दोनों केस में वो कंडीशन फुलफिल हो रही है तो आंसर 0 हो गया। तो इसका मतलब ये है कि अगर आपको प्रॉपर्टी आती है तो आपको पूरे डिटर्मिनेंट को सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, ठीक है दोस्तों। ये थी हमारी 5वीं प्रॉपर्टी, राइट। बात करते हैं प्रॉपर्टी नंबर 6 की, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। पहले हमने ये देखा था कि हम एडिशन कर सकते हैं, उसके पहले ये देखा था कि मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, ठीक है। अब अगर दोनों चीज एक साथ की जाए तो बन जाएगी प्रॉपर्टी नंबर 6, तो बन जाएगी प्रॉपर्टी नंबर 6, ठीक है। कैसे, डिटर्मिनेंट आपको ये कहता है कि अगर आपके पास ऐसा डिटर्मिनेंट हो a1 a2 a3, दूसरा है b1 b2 b3, तीसरा है c1 c2 c3, ठीक है। अगर इस तरह से डिटर्मिनेंट है और आप क्या करते हो, आप क्या करते हो कि और कुछ ज़्यादा कुछ नहीं करते हो, ठीक है, आप एक छोटा सा काम करते हो कि if you add, if you multiply one row or column with any constant and add to any other row or column, then कहने का मतलब क्या है कि अगर आप एक रो लेते हो या फिर एक कॉलम लेते हो, कोई भी, ठीक है, डिटर्मिनेंट में से, उसको किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हो, ठीक है। जैसे कि मैं एक काम करता हूं, यहाँ पे ये जो हमारे पास ये जो डिटर्मिनेंट है उसमें मैं पहली रो लेता हूँ, ठीक है, पहली रो, टेक रो 1, ठीक है, उसको टेक रो 1, ठीक है, उसको मैं k से मल्टीप्लाई करता हूँ, उसको मैं k से मल्टीप्लाई करता हूँ, और मैं काम करता हूँ कि इस रो को मैं मल्टीप्लाई करने के बाद इस तीसरी रो के अंदर ऐड करता हूँ, ये r1 उसको ऐड करता हूँ r3 में, या फिर
R3 के अंदर ऐड करता हूँ पहली रो को k से मल्टीप्लाई करके। ओके, तो इससे क्या होगा, इससे आपका जो डिटर्मिनेंट है वो ऐसा दिखेगा कुछ, डेल्टा 1 इज इक्वल्स टू, पहली रो तो वैसे ही रखनी थी, उसमें कोई बदलाव नहीं है, ठीक है। तो A1 A2 A3 पहली रो में कोई बदलाव नहीं है, दूसरी रो में है B1 B2 B3, तीसरी जो रो है उसी में बदलाव है, ठीक है। तो बदलाव वहां पे, परिवर्तन वहां पे है, ठीक है। C1 C2 C3 तो था ही, उसमें हमने क्या बोला कि आपको ऐड करना है इस वाली रो को k से मल्टीप्लाई करके, पहली रो को। तो पहली रो का पहले एलिमेंट को k से मल्टीप्लाई करोगे तो वो हो जाएगा KA1। ओके, A2 को k से मल्टीप्लाई करोगे वो हो जाएगा KA2, और इसको k से मल्टीप्लाई करोगे वो हो जाएगा KA3, ठीक है। इस तरह से आपको मिलेगा, राइट। अब रूल ये कहता है, प्रॉपर्टी नंबर 6 ये कहती है कि आप एक रो को लीजिए, उसको किसी भी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कीजिए, दूसरी किसी भी रो में ऐड कीजिए या सब्सट्रैक्ट कीजिए। ऐसा सब कुछ करने पर भी मजे की बात यह है कि आपके डिटर्मिनेंट की वैल्यू नहीं बदलेगी। डेल्टा 1 विल बी इक्वल्स टू डेल्टा 2 विल रिमेन अनचेंज्ड, ठीक है। तो आप कहेंगे कि यह कैसे पॉसिबल है भाई, ठीक है, हाउ इज दिस पॉसिबल, ठीक है। ये बिल्कुल 100% पॉसिबल है। कैसे, वो मैं आपको यहीं पे दिखाता हूँ, ठीक है, इसी चीज में से दिखाता हूँ। ओके, तो आप जरा देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको जो मिला है, ये जो डिटर्मिनेंट है उसको जरा ध्यान से देखिए। उसको मैं राइट हैंड साइड पे लिख रहा हूँ, ठीक है। उसको मैं राइट हैंड साइड पे लिख रहा हूँ कि डेल्टा 1 इज इक्वल्स टू, आपको क्या मिल गया, A1 A2 A3 B1 B2 B3, और ये क्या मिला आपको, C1 में KA1 ऐड किया आपने, ओके, C2 में आपने KA2 ऐड किया, और C3 में आपने KA3 ऐड किया, मतलब ऊपर वाली रो को ही ऐड कर दिया। चलो, एज पर प्रॉपर्टी नंबर 5 आप एक काम कर सकते हो कि यहाँ पे बीच में ऐड करके दिया हुआ है, तो आप इसके दो अलग अलग जो है वो डिटर्मिनेंट बना सकते हो। पहले डिटर्मिनेंट में आएगा C1 C2 C3, और दूसरे डिटर्मिनेंट में क्या आएगा, KA1 KA2 KA3। अभी अभी हमने देखा ना, ठीक है, अभी अभी हमने देखा, तो बाकी का सब कुछ वैसा ही रहना चाहिए ना, वैसा ही रहेगा। ओके, तो ये बाकी का सब कुछ वैसा का वैसा ही रहेगा, ठीक है। यहाँ पे A1 B1, यहाँ पे भी A2 B2, और यहाँ पे भी A3 B3। ओके, एक चीज एक और नोटिस करो आप यहाँ पे, कि यहाँ पे ये जो K है वो कॉमन निकाल सकते हो आप, ठीक है। अभी अभी हमने प्रॉपर्टी देखी, प्रॉपर्टी नंबर 4 के अंदर। ओके, तो ये जो है वो क्या बन गया है, ये डिटर्मिनेंट है डेल्टा आपका जो अभी भी देखा वो, और यहाँ पे K कॉमन निकल सकता है, तो K, ये जो K है वो कॉमन निकाल लिया सभी में से, तो बचा क्या आपके पास, A1 A2 A3 B1 B2 B3, और फिर से एक बार A1 A2 A3। और जैसा कि आपको पता है कि अगर दो रो सेम हो जाती है, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये जो दो रो है, ये पहली रो और ये तीसरी रो सेम हो गई, तो ये डिटर्मिनेंट हो जाएगा 0, ठीक है। तो आंसर आपका क्या बचा, डेल्टा। तो डेल्टा 1 इज इक्वल्स टू डेल्टा, यही आपका आंसर होगा। इसलिए आप निश्चिंत होकर के किसी भी रो को एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करके दूसरी रो में ऐड कर सकते हैं। उसी तरह से किसी भी कॉलम को एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करके दूसरी कॉलम में ऐड कर सकते हैं। इसको टेक्निकल टर्म में इस तरह से लिखा जा सकता है, इस तरह से कि भाई एक रो में, किसी भी एक रो में आप ये कर सकते हैं कि मान लो यहाँ पे एक रो है जिसका नाम है रो जे, उसके अंदर आप रो जे में आप किसी भी एक कॉलम को मल्टीप्लाई करके ऐड कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको ये ठीक ठाक दिख रहा है, जी हाँ। ओके, और उसी तरह से कॉलम की बात करूँ सी जे, उसमें भी सी जे के अंदर किसी भी कॉलम को आप मल्टीप्लाई करके ऐड कर सकते हैं बिंदास, इससे आपकी डिटर्मिनेंट की वैल्यू जो है वो नहीं बदलेगी, ठीक है। इसका इस्तेमाल हम बहुत सारे प्रूफ में कर सकते हैं, बहुत सारे अलग अलग जगहों पे, बहुत सारी प्रैक्टिस में कर सकते हैं, एप्लीकेशन में हो सकता है। और कहाँ पे होगा वो जानने के लिए तो आपको अगला लेक्चर देखना होगा, ठीक है। तो इस वाले लेक्चर में हमने बहुत सारी प्रॉपर्टी को देखा है, बहुत सारी नहीं, मतलब कि 6 प्रॉपर्टी को देखा है। आपको वीडियो थोड़ा लंबा लगा होगा, लेकिन इतना वीडियो
बहुत ही ज़रूरी था दोस्तों। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आपको हमारे सेशन पसंद आया है। दूसरे सेशन का इंतज़ार कीजिए, उसमें मैं आपको इसके ही एग्जाम्पल्स करके दिखाऊंगा और दूसरे जो टॉपिक हैं उसको भी हम देखेंगे। तो उसके लिए दोस्तों मैं आपसे मिलता हूँ हमारे अगले लेक्चर के एपिसोड में, और तब तक के लिए आप कमेंट कर सकते हैं हमारे इस वीडियो को और सब्सक्राइब कर सकते हैं हमारे इस चैनल को। साथ ही में अगर आपने अभी तक शेयर नहीं किया है तो शेयर ज़रूर कर दीजिए। मिलता हूँ मैं आपसे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए जय हिंद।